अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में बच्चों हमसे बोला गया है हीट ऑफ कंबशन का डेटा दिया हुआ है टू आइसोमर्स में। टू आइसोमर्स मतलब उसमें कार्बन की संख्या सेम होने वाली है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हीट ऑफ कंबशन एक क्या है, हीट ऑफ कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से x एक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और निगेटिव हम लोग बना लेते हैं माइनस का 17 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और y में जो है y में निगेटिव साइन बेसिकली बस ये बताता है कि हीट रिलीज हुआ है, निगेटिव का यहाँ और कोई मीनिंग आपको नहीं निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 12 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम आइसोमर के बारे में बात करते हैं तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है, स्टेबिलिटी के। सवाल उठता है क्यों। अब सोचिए कि जैसे देखिए हीट ऑफ कंबशन जो है बेसिकली क्या है, ये एक रिएक्शन ही तो है। हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन में बर्न करवाते हैं और बर्न करने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हीट भी मिलता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि हमारे सामने दो सब्सटेंस ले लिया, एक की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक की स्टेबिलिटी कम है। तो हम जानते हैं कि हर हमेशा रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही मान लीजिए कि रिएक्टेंट के रूप में ही उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्ट में कम से कम बदलना चाहेगा। तो प्रोडक्ट में कम से कम बदलना चाहेगा तो इसका मतलब जब हम उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो बर्न कम से कम होगा, बोले तो कम से कम CO2 मिलेगा, और कम से कम CO2 मिलने का मतलब है कि हीट ऑफ कंबशन कम होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्टेबिलिटी का क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक एक्स कंपाउंड है जिसमें 17 किलो जूल जो है हीट रिलीज हुआ है और इसमें 12 किलो जूल, तो जिसमें कम हीट रिलीज हुआ है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हम बोल सकते हैं कि ये मोर स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल रहा होगा और ये लेस स्टेबल रहा होगा, ठीक है। और दोनों में देखिए 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी का जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए कहता है, अब देखिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि आइसोमर X इज 5 किलो जूल पर मोर स्टेबल, ठीक है। तो X जो है ज्यादा स्टेबल है, नहीं ऐसा गलत बात है। ये बोला है क्यों, क्योंकि X अगर ज्यादा स्टेबल होता तो ये हीट ज्यादा रिलीज, मतलब हीट ऑफ कंबशन इसका ज्यादा नहीं होता, ठीक है। फिर जैसे वैसे ही देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखिए कहता है X इज लेस स्टेबल, है ना, और 5 किलो जूल का जो है यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। तो स्वाभाविक बात है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर ऐसे देखिए बी में क्या दिया हुआ है, वाई इज 5 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल, तो वाई कहता है कि लेस स्टेबल है, तो गलत है, जबकि वाई क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, माने यदि कोई कंपाउंड, जो भी कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी को भी स्टेबिलिटी से हम रिलेट करके आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी होगा। हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, ठीक है। 103 में कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। आप जानते हो कि हीट ऑफ कंबशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या अलग अलग है तो, और यदि कार्बन की संख्या अलग अलग नहीं है तब हम वैसी स्थिति में फिर क्या करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें कार्बन काउंट करते हैं, देखते हैं कार्बन कितना है। देखो 2 4 6 7, यहाँ 7 हो गया। इसमें बताइए 3 4 6 8 हो गया, और यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, ठीक है। तो कार्बन की संख्या तीनों में क्या दिख रही है, अलग अलग दिख रही है। तो जिसमें कार्बन ज्यादा उसमें उतना ही ज्यादा CO2 निकलेगा, उतना ही ज्यादा हीट कंबशन होगा। तो इसका मतलब C का होगा सबसे ज्यादा, फिर A का होगा और फिर B का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में, है ना। इस तरह से कंपाउंड दिए हुए हैं और फिर जो है बोलता है कि बताइए क्या क्या है। देखिए सबसे पहला नंबर तो इसमें जो है ना कार्बन काउंट कर लेते हैं। कार्बन देखिए काउंट करेंगे तो कार्बन हम लोग काउंट करते हैं
इस तरह से कि लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए अगर हम इसका सिलेक्शन करें तो देखिए हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 और इधर 2 और 1, तो यहाँ कार्बन है 9। इसमें देखिए क्या है लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से अगर हम सिलेक्शन करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और ये यहाँ पर भी कार्बन की संख्या है 9। यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी कार्बन की संख्या है देखिए 9। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी है कार्बन की संख्या 9। इसका मतलब ये है कि सभी में कार्बन तो एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है 1 3 4 रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड। देखिए 1 3 4 रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड, तो देखते हैं। तो 1 में सबसे पहला नंबर गौर से देखिए तो 3 और 4 पर देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। एक तरफ मिथाइल है और इधर इथाइल है, ठीक है। एक में मिथाइल है और दूसरे में इथाइल है, और 3 और 4 लगातार पोजीशन पर। तो देखिए 1 में ये हो गया, 3 में आइए 3 वाले में देखिए यहाँ पर 3 और 4 लगातार पोजीशन पर जो है मिथाइल इथाइल दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 3 और 4 पर लगातार पोजीशन पर मिथाइल इथाइल दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 1 3 4 रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड, बिल्कुल बात सही है। फिर कहता है 1 and 3 आर आइसोमर, 1 and 3 आर आइसोमर एंड 1 and 3 आर आइसोमर ऑफ 2 and 4, ठीक है। तो 2 and 4 का जो है आइसोमर नहीं, जब 1 3 4 इक्वल हो गया तो फिर आइसोमर का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है 1 4 आर आइसोमर ऑफ 2 and 3, 1 4 आर आइसोमर ऑफ 2 and 3 नहीं, ठीक है। फिर ऑल द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड, ऑल द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड, तो ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से इन सब में जो है आंसर क्या होने वाला है, केवल ए ही होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सबसे पहला नंबर, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो आप क्या कीजिए, सबका एनायन बना लीजिए। देखिए एनायन बना लेते हैं, ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये O- बन गया। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग बना लीजिए, ठीक है। और फिर CH2 और फिर O- बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग बना लीजिए, ठीक। और यहाँ पर जो है COO- हो गया, ठीक है। C डबल बॉन्ड O इधर कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बना लीजिए वैसे ही बेंजीन रिंग बना लीजिए, ठीक। और फिर यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर NH3+ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखिए आप इन सब में एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड ही सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। कॉमन सेंस भी लगाएं तो, नहीं भी लगाएं तो देखिए यहाँ जो C डबल बॉन्ड O बना है बच्चों, क्या ये 2 इक्वल RS देगा, है ना, 2 इक्वल RS देगा। तो 2 इक्वल RS देने के कारण जो है इसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और यही कारण है कि बेंजोइक एसिड जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ से देखिए C का तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होने वाला है। अब उसके बाद एनायन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में देखिए जो एनायन बना है ना। फोर्थ में तो खैर एनायन बना ही नहीं है, एनायन जो है केवल फर्स्ट और सेकंड में बना है। तो यहाँ पर जो एनायन बना है फर्स्ट में, उसको इस बेंजीन रिंग के द्वारा रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है, और यहाँ पर रेजोनेंस करने का मौका नहीं मिल रहा है, केवल -I इफेक्ट लग रहा है। तो हम बोलेंगे A ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। फिर उसके बाद इसे देखिए अब यहाँ पर 2 और 4 में बात करेंगे। 2 और 4 में अगर आप गौर से देखिए, है ना, तो एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, एसिड का डेफिनेशन ये होता है कि जो H+ आसानी से दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाकर कैटायनिक फॉर्म में है। तो हर हमेशा ध्यान रखिए कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो कैटायनिक फॉर्म में लेस स्टेबल होता है। तो ऑब्वियस बात है ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक प्रोटॉन जो है यहाँ से डोनेट करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप B और D में, है ना, जैसे देखिए B और D जो कंपाउंड दिया हुआ है क्वेश्चन में,
उसमें अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए PHCH2 तो है ना, PHCH2 और PHCH2 देखिए दोनों में कॉमन है, तो कुल मिलाकर बात है कि इधर OH है और इधर NH3+ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है कैटायनिक फॉर्म में है, तो सबसे पहले प्रोटॉन कौन देगा, यही देगा। तो यहाँ से हो जाएगा CA, फिर D होगा और फिर B हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है।